सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि यह जो प्रश्न लिया गया है वह जो 21 सितंबर को 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उस चीज़ को देखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर का ये 67 यानी 67 नहीं 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो उसी का हम लोग यहाँ पे हल देखेंगे तथा साथ में उन सभी बिंदुओं पे भी चर्चा करेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन में है श्री कृष्ण सिंह, सतपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक ई ऑप्शन रखा गया है, जिसमें रखा गया है एक से अधिक या कोई नहीं, वो ऑप्शन रखा गया क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा था कि ऐसे ऑप्शंस आ रहे थे जिसमें एक या एक से अधिक उत्तर सही हो रहे थे, तो उन चीज़ों को ध्यान में ई ऑप्शन को इंक्लूड किया गया है। तो बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री हैं वो है श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री बाबू के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर इनके बारे में बात की जाए श्री कृष्ण सिंह के बारे में, तो इनका जन्म 1887 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1861 ईस्वी में होती है। अगर इनके जन्मभूमि की बात की जाए तो वह जन्मभूमि शेखपुरा के जिला है, उस जो गांव का नाम है वह माउर है, वहीं पर हुआ था। इसका ननिहाल इनका नवादा की तरफ हुआ और यह बिहार के पहले मुख्यमंत्री होते हैं जब भारत आज़ाद होता है। 1946 से 1961 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। और आपको ये बता दें कि जब वो मुख्यमंत्री रहते हैं तो इनके काफ़ी करीबी अनुग्रह नारायण सिंह होते हैं, वो क्या होते हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त रहते हैं। वित्त मंत्री तथा अन्य कुछ प्रभार इन्हीं के हाथों में उनके जो करीबी रहते हैं। कौन? अनुग्रह नारायण सिंह। क्योंकि प्रश्न कभी कभी उनसे पूछ दिया जाता है कि अनुग्रह नारायण सिंह कौन थे, तो वह बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। कब तक थे? तो जब नारायण जी यानी कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो जब तक क्या रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे, वो 1946 से 61 तक रहे थे। आपको बता दें श्री कृष्ण सिंह के बारे में कि यह महात्मा गांधी के कहने पर यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इनका ये नमक भंग आंदोलन जो दांडी यात्रा था उसमें भी अहम योगदान था। इन्होंने मुंगेर नदी पार कर वहाँ पर पहुँच नमक जो दांडी यात्रा था उस तरह का यात्रा इन्होंने यहाँ कर नमक भंग का आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये था श्री कृष्ण सिंह के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जब ये मुख्यमंत्री रहते हैं तो क्या होते हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में अनुग्रह नारायण सिंह। और जो पहले उस समय जो राज्यपाल होते हैं वह भी प्रश्न देखा गया है, तो वह राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन है? ये जयराम दास दौलत राम। तो यह भी ध्यान में रखें क्योंकि प्रश्न पूछ दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो इसका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। इनका अगर बात की जाए श्री कृष्ण सिंह के बारे में थोड़ा सा और, तो आप अगर बरबीघा के चौराहे पे जाएंगे तो वहाँ पे इनकी मूर्ति क्या किया गया, लगाया गया, वहाँ पे इनका मूर्ति लगा हुआ है श्री कृष्ण जी का। तो दूसरा है, बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है? याद करिए 1922 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन। यह कब और किन परिस्थितियों में होता है? यह होता है चितरंजन दास यानी CR दास के नेतृत्व में, उसकी अध्यक्षता है क्या करते हैं, वही करते हैं। क्योंकि 1921 ईस्वी में वो जेल में रहते हैं, तो जेल में रहने के कारण उस समय जो अध्यक्षता जो जेल में होते हैं 1921, वो अहमदाबाद में हो रहा होता है, उसकी भी अध्यक्ष वही होते हैं, लेकिन वो उस समय जेल में होते हैं, इसलिए उनके अध्यक्षीय भाषण सरोजनी नायडू सुनाती है और जो अध्यक्ष के रूप में वो संभालते हैं वो एक व्यक्ति होते हैं अजमल खां होते हैं, वो संभालते हैं। तो ये था। उसके बाद फिर जेल से वो निकल के आते हैं, फिर गया का अधिवेशन होता है, इसमें वो अध्यक्षता करते हैं। इसमें वो एक प्रस्ताव को पारित करते हैं कि क्या है कि जो ब्रिटिशर्स का जो विरोध है वह उसके विधान परिषद में घुस कर किया जाए। तो इसके लिए वो प्रस्ताव को पास करते हैं। हालांकि उन प्रस्ताव को वहाँ पे समर्थन नहीं किया जाता, यानी खारिज कर दिया जाता है, और जिसके कारण इस प्रस्ताव से नाराज होकर वो अलग हो जाते हैं और वो मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और अन्य नेताओं के साथ वो अलग होकर क्या करेंगे, इलाहाबाद में एक पार्टी का स्थापना करेंगे जो कहलाएगा, कौन सा पार्टी? वह कहलाएगा ये कौन सा है, ये माइंड से देखिए निकल गया, स्वराज्य पार्टी है। तो वह हो जाएगा, उसकी स्थापना 1923 ईस्वी में कब किया गया था? तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का। तो इनमें अहम भूमिका रही, जिनमें सचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता और अध्यक्ष स्वयं कौन रहते हैं? CR दास रहते हैं। तो वही वही प्रश्न पूछा गया, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वह हुआ था गया में, क्योंकि इससे रिलेटेड है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके बाद एक अलग स्वराज्य पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 2023 को इलाहाबाद में होता है। तीसरा देखिए, जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश जो नारायण थे उनके उपाधि के बारे में बात की जाए, ऑप्शन में है प्रजा, हितेशु, लोकमान्य, लोकनायक और राष्ट्रनायक। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है जयप्रकाश नारायण की जो उपाधि दिया गया था वह दिया गया था लोक नायक का दिया गया था। लोकमान्य का तो बाल गंगाधर तिलक था, जो हम लोगों ने देखा था। यहाँ प्रश्न पूछा गया जयप्रकाश नारायण की उपाधि के बारे में बात की गई, तो वह हो जाएगा लोकनायक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो ध्यान में रखेंगे आप। अगर जयप्रकाश नारायण के बारे में अगर चर्चा की जाए तो जयप्रकाश नारायण कौन थे? तो इनका
भारत के आज़ादी में भी काफ़ी अहम योगदान रहा। अगर जयप्रकाश नारायण के बारे में बात की जाए तो याद करिए, जब 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो रहा था, तो उस भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये क्या होते हैं, उस समय वो हजारीबाग जेल में होते हैं और शायद वहाँ से वो भाग कर चले जाते हैं। तो ये था। उसके बाद फिर जयप्रकाश नारायण के बारे में और भी बात की जाए तो जो बिहार में एक आंदोलन होता है जेपी आंदोलन, जो आपको पता होगा, उस आंदोलन से रिलेटेड अभी जो हाल के सरकार बिहार में है उससे रिलेटेड जो भी उस समय उस नेतृत्व में थे उन्हें पेंशन भी दिया जा रहा है। जेपी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध था, जो 1974 ईस्वी में हुआ था। और आपको हम बता दें, जयप्रकाश नारायण, जो इंदिरा गांधी उस समय जब इमरजेंसी लगा था, तो उस समय जो अहम भूमिका रहती है किनका, जयप्रकाश नारायण का, क्योंकि 1970 में ये इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करते हैं और उस विपक्ष में संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन भी चलाते हैं। तो वही कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी, तो उन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई थी। तो ये था कुछ जयप्रकाश नारायण के बारे में जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। एक जेपी आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो जेल में, हालांकि जब वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल से भाग के निकलते हैं ना, पंजाब में कहीं ट्रेन से जा रहे होते तो वहाँ उनको गिरफ्तार कर फिर जेल में अंदर कर लिया जाता, फिर उनको शिफ्ट कर आगरा जेल में भेजा जाता, फिर वो उस तरीके से अंदर रहते हैं। फिर गांधी जी के सहयोग से, गांधी जी के समर्थन से, गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के आश्वासन पे कहने पर फिर अंग्रेजों के द्वारा उन्हें छोड़ा जाता है। अहम भूमिका गांधी जी की रहती है उन्हें निकालने में। 4 में देखिए, बिहार के स्थापना कब हुई थी। अब कह रहा है बिहार की स्थापना के बारे में, ऑप्शन में 1911, 1912, 1913। याद करिए 1912 ईस्वी, क्योंकि यह 1912 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि 1911 के लास्ट में क्या किया गया था, जो कलकत्ता का राजधानी था वो दिल्ली भी स्थानांतरण किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला भी किया गया था। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से, क्योंकि कुछ घटना ऐसा ऐसा हुआ आधिकारिक। तो उसी बीच 1912 ईस्वी में क्या होता है, उड़ीसा को बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है। हालांकि फिर उड़ीसा को बिहार से अलग हुआ 1936 में किया जाता है। तो वही 22 मार्च 1922 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है और यह इंपॉर्टेंट 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं हम लोग। तो ये था बिहार के बारे में जो हम लोगों ने देखा, बिहार की स्थापना के बारे में। और आपको यह भी ध्यान में रखना होगा, बिहार की जो कुछ स्थिति है, जैसे बिहार में 9 प्रमंडल है, 38 मंडल है, मंडल को जिला भी कहते हैं, 101 अनुमंडल है और 534 प्रखंड है। और साथ में अगर आप बात की जाए, प्रखंड वही अंचल हो गया, और 45,103 गाँव है। ये विस्तृत आंकड़ा है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा 10 करोड़ के साथ है और 9 करोड़ है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। अब प्रश्न उठ रहा हो कि पहला पर है कौन, आप पहला पर है 19 करोड़ के साथ यूपी है और सेकेंड पे महाराष्ट्र है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में आपको रखना, प्रश्न यहाँ से भी पूछ दिया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये 12वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से हम लोगों ने देख लिया यह तीसरा स्थान है। ये था बिहार की कुछ स्थिति। 5 में देखिए, बिहार में तिनकठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, तिनकठिया पत्ती जो नील की खेती से रिलेटेड था, आपको पता होगा इस ओर जो नील की खेती है उस ओर जो ध्यान गांधी जी को दिलाते हैं वो होते हैं राजकुमार शुक्ला जी। क्योंकि पहली बार गांधी जी से मुलाकात राजकुमार शुक्ला जी की कहाँ होती है, याद करिए, वह होता है 1916 ईस्वी का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है। गांधी जी स्वयं सत्य का प्रयोग जब बुक लिख रहे होते हैं, उनमें इनके बारे में कहते हैं कि पहली बार वो जब मिलते हैं किनसे, राजकुमार शुक्ला से, तो मतलब काफ़ी मतलब उनको मतलब अटपटा सा महसूस होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो समझ जाते हैं, जब वो ट्रेन से यात्रा कलकत्ता से पटना आ रहे, उस वक्त उनको एहसास हो जाता है कि वाकिफ में राजकुमार शुक्ला जी जितने जिद्दी हैं उतने जिद्दी व्यक्ति हैं नहीं, वास्तविकता में वो कोमल है। तो ये था। तो वही गांधी जी को जिसमें क्या कहते हैं, इसका नील की खेती जो हो रहा था उसको लेकर वो गए थे वहाँ पर चंपारण में। वो एक सफल आंदोलन हुआ था, जहाँ पर यहाँ पर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग यहीं पे गांधी जी ने किया था। तो 3 कठिया पत्ती में यही था कि 3 कट्ठा, यानी कि जो 20 कट्ठे 1 बीघा के ज़मीन में, प्रति बीघा में आपको 3 कट्ठे की ज़मीन पर नील की खेती करना होता था। ये इस तरह से किसानों को बाध्य किया जाता था। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अनिवार्य रूप से नील की खेती, जो 3 कठिया प्रणाली कहलाई, वही बी बाई हो जाएगा। इसका प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना। अच्छा, 3 क्यों, तो यहाँ पर कह रहा है कि कितना भूमि अमानत रखा जाता था ना, तो हो जाएगा 3/20, क्योंकि 3 कट्ठा और 20, तो 3 का तुलना 20 से ही करेंगे ना, 3 से नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 6 में रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो रामविलास पासवान की बात की जाए तो वह अपना जो राजनीतिक सफ़र है वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में भी गठन किया था। हालांकि बाद में फिर लोक जनशक्ति पार्टी का भी उनके द्वारा गठन किया जाता है, लेकिन जो राजनीतिक दल की शुरुआत है वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अब प्रश्न उठता है, ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कब है, क्या है, कैसे। याद करिए, कब, वो वक्त है जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, है ना। उस समय क्या होता है, पहली बार इनको क्या मिलता है, मौका मिलता है। तो ये जो पहली बार जो ये राजनीतिक दल में जो कौन, रामविलास पासवान जी, उनको मौका मिलता है, वह 1977 ईस्वी के
हाजीपुर के संसदीय सीट से ये जीत दर्ज करते हैं। तो ये था रामविलास पासवान के बारे में। अगर इनका पैतृक गांव के बारे में बात किया तो जन्म बिहार के खगड़िया जिले में होता है। एक दलित परिवार से थे। इन्होंने 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। तो ये था इनके बारे में। कुल 11 बार चुनाव लड़े जिसमें वो 9 बार जीत हासिल की है पूरे 32 वर्ष की उम्र में। तो ये पहली बार वही उसी के टिकट पर वो हाजीपुर से संसदीय सीट पे जीते थे। अब देखिए 6 के बाद हम लोग 7 में चलेंगे। 7 में कह रहा है कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो ऊपर तो हम लोगों ने रामविलास के बारे में जाना कि जो पहला टिकट 1970 ईस्वी में मिलता है, हाजीपुर से सीट दर्ज करते हैं। टोटल वो 11 बार चुनाव लड़े जिसमें 9 बार वो जीत होता है। लोकसभा सांसद भी रहते हैं, फिर राज्यसभा सांसद भी रहते हैं। उनके द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी का भी स्थापना किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ हम लोग जानते हैं कि इनके बारे में रघुवंश प्रसाद सिंह। ये रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 1996 ईस्वी में क्या होते हैं, यही जो 11वीं लोकसभा है ना, इसी 11वीं लोकसभा में वो चुने जाते हैं। अब आपको बता दें कि इनके बारे में अगर थोड़ा सा भी समझना है तो याद करिए कर्पूरी ठाकुर। जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार क्या होती है, बिहार में बनती है 1977 ईस्वी में बनती है, जिसमें से बिहार की विधानसभा में 325 में से 214। अब आपके माइंड में लग रहा हो कि 325 सीट क्यों, झारखंड भी उस समय इंक्लूड था ना। तो उस समय 325 में से 214 सीटें हासिल होती है। वही कर्पूरी ठाकुर जो होते हैं वो जनता पार्टी के प्रमुख होते हैं और अपोजिट जो नारायण सिन्हा होते हैं उनको हराते हैं। मतलब काफ़ी बड़ी जीत होती है ये। उन्हीं के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ऊर्जा मंत्री के रूप में रघुवंश प्रसाद सिंह को बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे लोकसभा के बारे में पूछा, उस समय वो विधायक होते हैं और उस समय उनको ऊर्जा मंत्री का कार्यभार संभालता है। वही 1991 ईस्वी में फिर विधान परिषद के सदस्य भी होते हैं और फिर अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। तो प्रश्न हो सकता है थोड़ा, अगर बृहद आपको जानना हो तो पूछ सकता है कि ये रघुवंश प्रसाद सिंह कब बने थे, भारतीय ये विधान परिषद के अध्यक्ष बने थे। तो वही 1991 में सदस्य बनने के बाद वो बने थे। तो ये था कुछ रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में। 8 में हम लोग चलिए करते। 8 में कह रहा है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने दिलाया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है भैया। इस प्रश्न को पहले भी चर्चा हुई कि इंडिगो जो तीन-कठिया प्रणाली था उसमें नील की खेती को लेकर क्या किया गया था। जो तरीका था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर खेती करना अनिवार्य था, जो 3/20 था, जो क्या था, तीन-कठिया प्रणाली कहलाया। तो जिसमें क्या हुआ था, अब करा इंडिगो के किसानों को दशा। तो आकर्षित कौन, वह राजकुमार शुक्ला जी। वही राजकुमार शुक्ला हैं जो 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन, क्योंकि यह लखनऊ अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में इस पर विस्तार से चर्चा किए कि ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें गरम दल नरम दल एक हुए थे। बाल गंगाधर तिलक वही जेल से छूट कर आते हैं। उसके बाद उनको ये चीज़ समझ में आ चुका होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अभिप्राय बन चुकी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसलिए वो इस चीज़ को फिर बाद में समर्थन करते हैं भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का। वही जो पहले विरोध कर रहे थे बाद में आते हैं, बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। फिर होम रूल लीग की स्थापना होती है। उस होम रूल लीग में इनका काफ़ी क्या होता है, जबकि दोनों करते हैं, एनी बेसेंट भी करते हैं और बाल गंगाधर तिलक भी करते हैं, दोनों संभालते हैं एक एक क्षेत्र का। लेकिन बाल गंगाधर तिलक का थोड़ा तेज़ी से क्या होता है, इस जो होम रूल लीग का जो स्थापना किया जाता है उनका काफ़ी तेज़ी से विकास होता है। तो इस वजह से फिर एनी बेसेंट काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाती है दोनों को एक करने में। और इस वक्त बोला जाता है कि जो हिंदू मुस्लिम थे यह भी पुनः एक हुई थी। तो ये था 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला जी की मुलाकात गांधी जी से होती है और यहीं पर गांधी जी को पहली बार क्या होते हैं, राजकुमार शुक्ला से मिलते हैं और इनसे काफ़ी वो नाराज कहिए दुखी होते हैं, क्योंकि ये जैसे गांधी से मिलते हैं वो बताते हैं कि चंपारण, मतलब कई जब सत्य का प्रयोग गांधी जी का पढ़ेंगे तो उसमें लिखे हैं कि उन्होंने पहली बार चंपारण का नाम इन्हीं के मुख से सुना था और दुर्दशा वहाँ का जाना था कि कोई चंपारण जगह है जहाँ पर नील की खेती किया जाता है, पूरा दुर्दशा ये बताते हैं। उसके बाद फिर वो मतलब बोलते हैं कि ठीक है इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन जब तक वो शुक्ला जी, राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, जब तक वो चलने के लिए तैयार नहीं हो जाते। इस जो दरमियान था, ये जो समय था दोनों के बीच में, इस बीच में गांधी जी कहते हैं कि मतलब शुक्ला जी को उन्होंने कहा, मतलब उनसे दुखी हो गए थे और उन्होंने उनसे हाथ जोड़कर कहा था कृपया आप मुझे पीछा करना छोड़ दें। लेकिन शुक्ला जी तो शुक्ला जी ही थे, वो तो माने ही नहीं कि जब तक। तो अंत में गांधी जी को कहना पड़ा ठीक है हम कोलकाता आएंगे, कोलकाता पे आते समय में हम अपनी यात्रा को वहाँ भी शामिल कर लेंगे। वही गांधी जी कोलकाता जाते हैं और उससे पहले वो 2 दिन चले जाते हैं। शुक्ला जी गांधी जी को लेकर आते हैं। उसके बाद जब गांधी जी आते हैं तो वहीं पर ट्रेन पे पता चलता है कि शुक्ला जी वास्तविक में जिद्दी व्यक्ति नहीं है, वो दिल के बहुत ही सहज और कोमल व्यक्ति हैं। उसके बाद फिर आते हैं, फिर मुजफ्फरपुर में मिलेंगे, राजेंद्र प्रसाद से मिलेंगे, जेपी कृपलानी से मुलाकात होगी, यहीं पर पहली मुलाकात होगी। उसके बाद चंपारण में आएंगे, चंपारण में कदम रखेंगे। उसके बाद चंपारण सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है पहला सत्याग्रह यहाँ पर स्टार्ट होगा, प्रयोग होगा, जो कहलाएगा चंपारण
आंदोलन। तो ये था राजकुमार शुक्ला जी। तो नेक्स्ट देखिए 9 में हमने कुछ ज़्यादा ही डिटेल कर दिया। 9 में देखिए प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ करा प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी। देखिए महाजनपद क्या था, जिस तरह से अभी हाल में देश, जो भी देश है या राज्य है उसकी राजधानियाँ होती है, ठीक जो प्राचीन समय की बात की जाए उस समय महाजनपद जो थी वह प्राचीन भारत की प्रशासनिक इकाई थी। जिस तरह से अभी प्रशासनिक इकाई, अगर बिहार की ही बात की जाए तो प्रशासनिक जो क्षेत्र है वो 9 है, 9 प्रमंडल है। तो इस तरह से पहले भी थी, तो वह जो थे प्राचीन भारत, तो वही है यहाँ पर करा मगध। तो मगध की उस वक्त जो राजधानी थी वह राजगिरी या गिरिब्रिज कहा जाता था। तो इसमें ना ऑप्शन में राजगिरी है ना गिरिब्रिज है। तो क्या सिर्फ मगध ही थी? नहीं, उस समय 16 क्या थी प्रशासनिक इकाई यानी महाजनपद थी। उस 16 के बारे में कुछ के बारे में हम लोग जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें से अंग के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि अंग जो है मगध के पूरब में स्थित है, मगध के पूरब में स्थित है। अगर अभी मगध की बात किया जाए तो मगध क्या है, अभी परमंडल है, जिसमें उस मगध में आप देखेंगे कि गया, नवादा, ये सभी क्षेत्र आएगा, औरंगाबाद भी आएगा। तो ये मतलब हम आपको बता रहे हैं। तो उस समय मगध के पूरब में स्थित था, जो वर्तमान बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में है। बिल्कुल सही बात है, अभी आप वही लोकेशन पे आ जाएंगे, जिसकी राजधानी चंपा थी। तो ये था मगध। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद था जो अस्मक के नाम से जाना जाता था, जिसका राजधानी पोटनी था। तो अस्मक भी ध्यान रखें, क्योंकि एकमात्र राजधानी था। बाकी आप देखें कौशल जैसे उत्तर प्रदेश के पास में है, ये आपको मिलेगा। अयोध्या इसकी राजधानी थी। काशी इसके बाद ये उसका जो कौशल है ना, उसकी राजधानी तो अयोध्या थी ही थी, लेकिन द्वितीय राजधानी श्रावस्ती भी थी। तो हो सकता है आपको कौशल की जगह अयोध्या ना देकर श्रावस्ती दे, श्रावस्ती ज़्यादा ही रहता है। और काशी था, एक काशी भी था महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। तो ये ध्यान में रखेंगे, कौशल का श्रावस्ती, काशी का वाराणसी। और इसी वाराणसी जो था, इसी में 23वें जो तीर्थंकर थे ना पार्श्वनाथ, उनके पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। तो ये भी ध्यान में रखना। वत्स या वंश एक है जो यूपी के प्रयागराज के आरा के पास में है, इसकी राजधानी कौशाम्बी है। फिर सुरसेन, मथुरा, ये कुछ था 16 में से जो हम लोगों ने देखा। फिर देखिए 10 में स्वामी सहजानंद निम्न में से किसे संबंधित है। अब स्वामी सहजानंद, अब थोड़ा सा विचार करिए, स्वामी सहजानंद कौन थे। याद करिए 1929 ईस्वी का वक्त होता है, और इस 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद किसानों को एकत्रित करते हैं। और इसलिए एकत्रित करते हैं क्योंकि जमींदारों के द्वारा इन पर क्या किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था। तो जमींदारों के विरुद्ध अत्याचार के, मतलब जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध में क्या किया जाता है, एक संगठन बनाया जाता। वही संगठन बिहार प्रांतीय सभा कहलाता। और फिर वही बिहार प्रांतीय सभा का जैसे स्थापना होता है, धीरे धीरे पूरे भारत में इसकी गतिविधि तेज होती है। फिर साथ मिलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अस्थायी तौर पर। फिर एन जी रंगा जो दक्षिण भारतीय किसान फेडरेशन के सहयोग होती है, उनका साथ मिलता है। फिर जाकर बनता है कृषि श्रम के सहयोग से क्या होता है, यानी उसका जो विचार होता है, फिर वो अखिल भारतीय किसान का होता है। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना होता है। ये था कहानी सहजानंद का। सहजानंद सरस्वती जो सहजानंद हैं, उनके द्वारा जो बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया जाता है, उसके बाद किस तरह से अखिल भारतीय तक पहुंचता है बात। 11 में देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। काफ़ी अच्छा पाग है। हमने चर्चा किया कि वो चंपारण पहला आंदोलन होता है, क्योंकि भारत की धरती पर वो कब कदम रखते हैं। वह कदम तो हालांकि भारत में ही जन्मे ही थे, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत की धरती पर कदम रखते हैं। क्योंकि साउथ अफ्रीका में अगर सत्याग्रह का प्रयोग किया तो वो साउथ अफ्रीका में करते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो ये जानना चाह रहा है कि भारत में वो कब किए थे। वो चंपारण में किए जाते थे। वही चंपारण जो राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर वहाँ जाते हैं। इससे पहले वो चंपारण का नाम तक भी नहीं सुनते हैं, और उनको पता भी नहीं था कि कहीं नील की खेती भी किया जाता है। फिर वहाँ अवगत होते हैं, जाते हैं। फिर वो सफल क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग में यहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग होता है, यानी सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह से भी रिलेटेड प्रश्न आप देखेंगे कि AA का एग्जाम में पूछा गया, सत्याग्रह में किन बातों को गांधी जी को ध्यान में रखा गया था, जिसमें सत्य को रखा गया था, अहिंसा को रखा गया था, और उसमें एक ऑप्शन संयम था, जो संयम को नहीं रखा गया है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो सत्य के लिए वो बोले थे कि सत्याग्रह क्या है, यानी सत्य से आग्रह करना, यानी क्या करना कि कोई गलत काम किया है तो उस व्यक्ति को ठोस नहीं पहुंचाना, उस गलत काम के लिए उसे ठेस पहुंचाना। ये उस तरह से उनमें उनका विचार था। 12 में देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है, याद करिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला।
कौन है भाई? तो इसका होंगे कुंवर सिंह होंगे। आपको पता होगा वीर कुंवर सिंह, जब दानापुर में क्या होता है, यहाँ क्रांति भड़कती है, फिर वो दानापुर ये सोन नदी पार करके फिर वो पहुँचती है कहाँ, जगदीशपुर में, जहाँ पर सहयोग मिलता है किनका, वीर कुंवर सिंह का। फिर वो जो आरा का जेल होता है, सलाखों होता है, उससे कैदियों को छुड़ा लिया जाता है, फिर आंदोलन भड़क जाता है। हालांकि जो शुरुआती में क्या होता है, अंग्रेज से जब झड़प होता है तो कुंवर जी क्या होते हैं उसमें वो हार जाते हैं, लेकिन फिर से वो एकत्रित होकर फिर अंग्रेजों पर हावी होते हैं। फिर 23 अप्रैल को 1857 ईस्वी 1800 हाँ वही 57 को फिर वो जगदीशपुर पहुंचते हैं। फिर वहाँ के जो झंडा है हटाकर जो अंग्रेज का था वो भारतीय झंडा है नहीं, अपना झंडा वो लगाते हैं। और फिर बोला जाता है कि वही बात, वो घायल होते हैं अपने, आते हैं कहाँ पर, हाँ हवेली में वो आते हैं। उसके बाद फिर उनकी मृत्यु वही 9 मई 1900 आप कहिए 1958 को इनका हो जाता है। तो ये था कहानी। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व तो वो बिहार का करते हैं, वो वीर कुंवर सिंह कहते हैं। इनके रिलेटेड एक कहानी हुई है कि जब अंग्रेज इनका पीछा कर रही थी, तो जब अपने सैनिकों को वो गंगा नदी के पार करवा रहे थे, तो यह अंग्रेजों को जब पीछा कर रही थी तो एक गलत सूचना दे देते हैं कि क्या करा, उस नदी से पार करवा रहे हैं। जब वो अंग्रेज वहाँ पहुँचते तो वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है, तो वहीं से 10 किलोमीटर दूर जाकर वो नाव से अपने सैनिकों तथा खुद वो सैनिकों को पार कर रहे थे, इस नेतृत्व को प्रदान करने के लिए। तो वही लास्ट में सभी सैनिक पार होता है, लास्ट वाले नाव पर जब ये जाए हुए रहते हैं, जैसे ही वो अंग्रेज पहुंचता है तो वह धुआंधार गोली चलाना था। वही एक गोली इनका बाएं हाथ में लग जाता है और फिर उसी भाव से गंगा मैया को देखते हुए बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को दे देते हैं। तो ये कहानी था कुछ कुंवर सिंह के बारे में, क्योंकि अंग्रेज भी इनके बारे में कहा चुका है कि एक बूढ़े शेर के रूप में इन्हें संबोधन कहा गया है। 13 में देखिए, जनजाति और जिले को निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब कह रहा कौन सा जोड़ा सही नहीं, संथाल बांका में है, तो कुछ ऐसे जनजाति हैं जो भारत के ज़िले में पाए जाते हैं, तो क्या कौन कौन सही है, तो संथाल बांका में सही है। उरांव सुपौल में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए सुपौल कहाँ, अगर सुपौल की आप स्थिति देखेंगे तो आपको मिल जाएगा दरभंगा में। दरभंगा का जो है ना ये प्रशासनिक इकाई जो प्रमंडल है, तो दरभंगा में आप देखेंगे सबसे ऊपर सुपौल ही है, उसके बाद नीचे हो गया मधेपुरा है, इधर सहरसा है, तो सुपौल में मिल जाएगा ये आपको देखने को उरांव जनजाति। संथाल बांका, अब बांका कहाँ है, थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में, आप बांका आप भागलपुर में आ जाइए, क्योंकि जो प्रमंडल है तो ये भागलपुर, नीचे बांका है, तो बांका में आपको उरांव देखने को मिल जाएगा। फिर है खरपार है, ये भागलपुर है, तो भागलपुर जस्ट बांका में ही है, यानी भागलपुर डिवीजन में ही है, तो खरपार हो जाएगा। मुंडा जमुई, ये गलत है, मुंडा ये कटिहार में है ना, जो जनजाति ये पाई जाती है ये आपको जो मिलेगा वो मुंडा जमुई में ना मिलकर वो कटिहार से है। तो ये था, हम लोगों ने जनजाति के बारे में देखा। 14 में देखिए, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वो है पश्चिमी चंपारण है, वो आपको पता होगा, पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। नाम क्या है उसका, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें गैंडा, बाघ, तेंदुआ, काला भालू, इसके लिए वो जाना जाता है। इसका स्थापना कब हुआ 1989 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। 3 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे 1989 में। और हम लोग थोड़ा और भी ध्यान रखेंगे, क्या बिहार में जो है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है कि सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान है क्या और कुछ, एक है यहाँ पर रामसर साइट। तो आपको पता होगा अभी रामसर साइट की संख्या हालांकि 2021 के लास्ट तक तो 49 था, लेकिन जुलाई 2022 में 5 और बढ़ गया, तो पूरा टोटल 54 हो गया। अब जो लेटेस्ट जुलाई 2022 में जो बढ़ा है रामसर साइट जो रामसर क्षेत्र है, वह जो कौन है, उसमें 3 तमिलनाडु का है और 1 मिजोरम का है और 1 मध्य प्रदेश का है। ये इस तरह से 5 जो नए रामसर साइट स्थल का स्थान हुआ है। तो ये 54 टोटल ध्यान में रखेंगे। लेकिन बिहार में पूछा गया है, तो बिहार में जो है एकमात्र राष्ट्रीय, ये एकमात्र नहीं कहिए, जो पहला है रामसर साइट है वो कहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ये बेगूसराय में देखने को मिल जाएगा। बेगूसराय आपको कामर झील को, वही कामर झील है जिसको 39वां रामसर साइट क्या किया गया था, घोषणा किया गया था। तो ये वही है जिसे भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुआ है, बिहार का बेगूसराय का कामर झील है। बेगूसराय कौन सा प्रमंडल में आ जाएगा, तो इन्हें भी आपको ध्यान में रखना होगा। सोचिए थोड़ा, तो वो हो जाएगा मुंगेर में। मुंगेर के जस्ट ऊपर आप खगड़िया देखें, खगड़िया के जस्ट बाएं आपको बेगूसराय मिल जाएगा, क्योंकि गंगा नदी बेगूसराय खगड़िया से होके ही गुजरेगी, दोनों को टच करेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15 में कह रहा है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। अब कह रहा है कि जो बिहार में प्रवाहित होती है, तो बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो 2 तरह की नदी को हम लोग देखेंगे, एक होगा जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहेगा और एक दक्षिण से उत्तर की ओर आएगा। तो हम लोग पहले जानेंगे कि किस तरह से जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ। तो उत्तर से दक्षिण, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, उत्तर की ओर, तो ये उत्तर की ओर, तो हम लोग पहले उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण कौन कौन आएगा, आप सबसे नीचे महानंदा देख लीजिए, उसके बाद महानंदा के बाद आपका आ जाइए
कौन सा नदी हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। ये हम लोग उत्तर से दक्षिण पढ़ रहे हैं। फिर कोसी के बाद जस्ट बगल कमला आ जाएगा, कमला के जस्ट बगल में आप आ जाइए तो बूढ़ी गंडक आपको मिलेगा। नहीं नहीं, कमला के बगल में बूढ़ी गंडक नहीं, बागमती मिलेगा। बागमती के बाद बूढ़ी गंडक मिलेगा, और बूढ़ी गंडक के बाद फिर गंडक मिलेगा, और फिर घाघरा मिलेगा। तो ये नदियाँ थी जो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही थी। अब हम लोग जानेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी, यानी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होगी। तो उत्तर की ओर आप इधर ले लीजिए, यानी कि बाएं से दाएं सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, एक कुइल और अजय नदी भी है। तो हालांकि ये 3 नदियाँ सोन, पुनपुन और फल्गु, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ उत्तर की ओर क्या सोन फल्गु है? नहीं है। कोसी भी क्या हो, यह दक्षिण से उत्तर की ओर आता है। यह कोसी नदी जो बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। फिर कोसी के बाद हम लोग जाने थे कमला नदी, तो कमला ये है। फिर कमला के बाद हम लोग बागमती जाने थे, तो बागमती है। बागमती के बाद हम लोग बूढ़ी गंडक जानते थे। फिर बूढ़ी गंडक के बाद गंडक था, और गंडक के बाद क्या था, घाघरा था। ये था कुछ नदियाँ जो दक्षिण से मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही थी। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी ध्यान में रखना है आपको, इसलिए हमने सभी नदियों की चर्चा की है जो बहती है बिहार में। 16 में देख लीजिए, 16 में कह रहा बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। देखिए पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी क्या है। देखिए पिडमेंट जो स्वैम्प मिट्टी की बात की है, तो ये आपका थोड़ा आपको अम्लीय और क्षारीय थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाएगा। ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, पिडमेंट मिट्टी मुख्यतः आपको उत्तरी मैदान में देखने को मिल जाएगा। ये चिकनी और कार्बनिक मिट्टी होते हैं। जिस प्रकार से आप केवाला मिट्टी देख रहे हैं ना, उसमें इसका कुछ गुण चिकनी वाला गुण देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार की मिट्टी आपको उत्तर पश्चिम चंपारण में, चंपारण आपात करिए, यह पश्चिमी चंपारण, इसके नीचे पूर्वी चंपारण, तो उसी वाले क्षेत्र में आपको पिडमेंट मिल जाएगा। तो ये उत्तरी भारत के कुछ नदियाँ, जैसे उत्तरी भारत में एक पिडमेंट स्वैम्प हो गया। फिर एक और नदी तराइन मिट्टी आता है, जो भी उत्तरी भारत में देखने को मिल जाता है। यह भूरे और पीले रंग का होता है। यह मुख्यतः क्या होता है, अम्लीय होता है, और वही तराई वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर गंगा जलोढ़ मिट्टी, आपको पता है गंगा जलोढ़ मिट्टी भारत की तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैला हुआ है जलोढ़ मिट्टी, जो खादड़ और बांगड़ है, ये भी हम लोगों ने जाना था। अब खादड़ बांगड़ ये नहीं, अब ये अगर माइंड में उठा है कि खादड़ क्या है बांगड़ क्या है, तो ये जो हम लोगों ने जब पहले पढ़ा था तो उसमें देखा था जो खादड़ कौन था, ये बांगड़ तो पुरानी मिट्टी थी, अब खादड़ नया मिट्टी था, यानी जो न्यू जलोढ़ मिट्टी जो बन रही थी। हालांकि उस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण वही क्या हो रहा था, नदियों के द्वारा हो रहा था। जो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पिडमेंट तो हो गया। 17 में देखिए, बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में से गंगा नदी नहीं बहती है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब कह रहा है प्रशासनिक विभागीय जोड़ा, तो आपको ये पता होगा ना, प्रशासनिक विभागीय जोड़ा यानी प्रमंडल की बात कर रहा है। आप देखिए सभी प्रमंडल हैं यहाँ पर, 2, 2, 4, 2, 6, 8 प्रमंडल की चर्चा हुई। अब आपको यह बताना है कि गंगा नदी कहाँ से नहीं बहती। अब दरभंगा के बारे में बात करिए। अब दरभंगा क्या है, दरभंगा एक प्रमंडल है जो प्रशासनिक विभागीय इकाई है। वही प्रमंडल ही प्रशासनिक विभागीय इकाई होता है। तो आप दरभंगा के बारे में सोचिए, चर्चा पहले भी किए हैं कि यही दरभंगा है। जैसे ये गंगा नदी यहाँ बीचों बीच बिहार से गुजर रही है, तो आप उत्तर क्षेत्र में देखेंगे दरभंगा के सबसे ऊपर में आप देखेंगे सुपौल हो जाएगा, उसके नीचे मधेपुरा और सहरसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कौन, नहीं ये दरभंगा नहीं, ये दरभंगा में नहीं आ रहा है ना। जो हमने चर्चा कर दिया सुपौल और ये मधेपुरा और सहरसा, तो नहीं दरभंगा में आ जाएगा। आप दरभंगा में देखिए, दरभंगा में ये नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको कौन सा, ये कोसी हो गया आपका। हाँ कोसी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपको हम लोग चर्चा कर रहे थे किसका प्रशासनिक इकाई, दरभंगा का। तो ये आपका मिल जाएगा कहाँ, आपको मिल जाएगा ये कोसी के बगल में मिल जाएगा, है ना। ये कोसी हो जाएगा क्योंकि दरभंगा सुपौल उपल कोसी में आ जाता है। तो इसके बगल में दरभंगा प्रमंडल है। दरभंगा में ऊपर मधुबनी देखने को मिल जाएगा, नीचे में दरभंगा मिल जाएगा और समस्तीपुर मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि दरभंगा इसमें इंक्लूड है। तो वही आपको समस्तीपुर से होते हुए गंगा नदी गुजरेगी। यानी ये तो कन्फर्म हो गया कि जो दरभंगा प्रमंडल है प्रशासनिक इकाई है, उस पर जिसमें से 3 जिला है, मधुबनी दरभंगा, ऊपर में मधुबनी, नीचे दरभंगा और नीचे समस्तीपुर। इससे समस्तीपुर से गंगा नदी गुजर रही। अब आ गया मुंगेर में। मुंगेर प्रमंडल में देखिए, मुंगेर प्रमंडल जस्ट दरभंगा के नीचे आ जाइए, गंगा नदी के नीचे आप क्या करें दक्षिणी भारत में देखिए, तो मुंगेर में आ जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। इसके जस्ट बाएं में लखीसराय हो जाएगा, और जस्ट मुंगेर के ऊपर में हो जाएगा क्या हो जाएगा, खगड़िया हो जाएगा। जस्ट इसके खगड़िया के बाएं में बेगूसराय हो जाएगा। तो बेगूसराय खगड़िया से होते हुए गंगा नदी निकलेगी। अब फिर मुंगेर के नीचे क्या हो जाएगा, जमुई हो जाएगा। तो ये जमुई, तो इस तरह से इसमें 5 जिला आ रहे हैं मुंगेर में। तो मुंगेर भी हो गया। अब ऑप्शन बी में आ जाइए, पूर्णिया में करा। पूर्णिया में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पूर्णिया प्रमंडल है, प्रशासनिक इकाई है। पूर्णिया कहाँ आएगा, ये सबसे लास्ट में पूर्वी क्षेत्र में देख लीजिए। पूर्णिया हो गया, पूर्णिया के ऊपर हो गया
किशनगंज हो गया, किशनगंज के जस्ट बाएं अररिया हो गया, और पूर्णिया के नीचे हो गया कटिहार, और इस कटिहार से ही गंगा नदी छू के निकलेगी। तो पूर्णिया भी आ गया यहाँ पर, करा गंगा नदी नहीं गुजरना चाहिए प्रशासनिक इकाई से। अब भागलपुर का विचार करिए। देखिए इस तरह से लगभग हम एक बार थोड़ा सा आकृति हम बना लेते हैं बिहार का, है ना। ये आपका इस तरह से है ना, इससे गंगा नदी यहाँ निकल रही। अब यहाँ पर विचार हम लोग क्या कर रहे हैं, भागलपुर का कर रहे हैं। तो भागलपुर में आ जाइए, भागलपुर आ जाइए, भागलपुर हो गया और नीचे बांका हो गया। तो भागलपुर स्वयं क्या है, प्रशासनिक प्रमंडल है। तो भागलपुर से भी आपको पता होना चाहिए गंगा नदी शायद भागलपुर से ही सबसे ज़्यादा वो दूरी तय करती है। तो भागलपुर होगा ही होगा। अब तिरहुत में आ जाइए। अब तिरहुत कहाँ है, तिरहुत हो जाएगा यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर सीहोर हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा और मुजफ्फरपुर, और नीचे वैशाली, वैशाली से होकर गंगा नदी गुजरेगी। तो ये हो गया तिरहुत भी हो गया। अब सारण के बारे में विचार करिए। सारण क्या हो जाएगा, यही तिरहुत के नीचे हो जाएगा। यहाँ पर सारण हो गया, सारण के मतलब उत्तरी भारत में सारण हो गया, सारण के ऊपर हो गया सिवान हो गया और गोपालगंज हो गया। तो सारण से भी गुजरेगी। तो तिरहुत और सारण दोनों हो गया। अब कोसी पर विचार करिए। कोसी कहाँ मिल जाएगा आपको, गया वाले क्षेत्र में, यानी कि आपको दक्षिणी बिहार में। नीचे गया आ जाइए, गया के बगल में औरंगाबाद आ जाइए, गया के दाएं में आ जाइए नवादा आ जाइए, गया के ऊपर में हो गया जहानाबाद और अरवल। तो गया से आपको गंगा नदी नहीं गुजरेगी। तो चलिए एक कोसी तो आ गया, जिसमें से हम लोग 1 2 3 3 2 5 जिला आ गया। मगध में विचार करिए। अब मगध कहाँ पर आएगा, तो मगध की बात की जाए तो मगध कहाँ हो जाएगा, मगध विचार करिए। कोसी हम लोग, अच्छा कोसी का हम लोग उल्टा बोलते हैं। ये जो गया वाला है ना, ये मगध में आ रहा है, हमने मिस्टेक से बोल दिया ये बात। वही तो सोच रहे हैं कोसी कहाँ। तो ये आपको जो हम लोग चर्चा किए कि गया है, गया के जस्ट बाएं में आप देखेंगे दक्षिणी बिहार में, तो गया के जस्ट बाएं में जो औरंगाबाद है, बाएं में जस्ट नवादा है, ऊपर जहानाबाद अरवल, ये मगध में आ रहा है। और कोसी आपको यहाँ मिल जाएगा, ये वाला सुपौल वाला, सुपौल के ऊपर हो गया सहारन हो गया, मधेपुरा हो गया। तो ये इन दोनों क्षेत्रों से गंगा नदी नहीं गुजरता है। बच गया, देखिए 8 के चर्चा हुआ है। 9वां कौन बच गया, पटना बच गया। पटना में कौन सा आ रहा है, कटिहार हो गया, रोहतास हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, पटना और नालंदा, ये आपका पटना में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने 9 प्रशासनिक इकाइयाँ भी साथ में देख लिया, और यह भी जान लिया कि किस प्रशासनिक इकाई से गंगा नदी नहीं होकर गुजरती है। प्रश्न अच्छा था। 18 में देखिए 1632 ईस्वी में पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, यह भी प्रश्न अच्छा है। तो 1632 में पूछा गया, तो आप याद करिए वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। वही डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1656 ईस्वी में सुमात्रा द्वीप पर आती। हालांकि फिर वहाँ पर वो अपना बेस स्थापित नहीं कर पाती, फिर से हो जाती, फिर भारतीय उपमहाद्वीप में आती, फिर भोग नामक कंपनी स्थापना होती। ये डच के बारे में था। लेकिन बिहार के बारे में पूछा गया तो 1632 ईस्वी में क्या करता है, बिहार के पटना में वो स्थापना करते। ये मुख्यतः जो है मसाले हो गया, सूती कपड़ा हो गया, इन क्षेत्रों के वो फैक्ट्री लगाता है। ये जो पटना कॉलेज है ना, उसी के उत्तरी भाग में ये लगाया गया। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट देखिए 19 में बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है, देखिए सतत जीविकोपार्जन योजना ऑप्शन में है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, अत्यधिक गरीब परिवार के सतत आय सृजन वाली संपत्ति का परिसंपत्ति प्रदान करना, युवाओं को दस्तावेज। देखिए जो सतत विकास योजना है, मुख्य रूप से जब बिहार में जो अल्कोहल बंद किया गया था, जिसमें ताड़ी को भी हटा दिया गया था, तो उससे जुड़े जो लोग थे उसको जीविकोपार्जन के लिए सतत विकास योजना को जीविकोपार्जन को लाया गया था। यानी इसका उद्देश्य यही था कि जो शराब, ताड़ी उत्पादन, परिवहन और बिक्री में पारंपरिक रूप से लगे हुए अर्थनिर्धन परिवारों को क्या करना, सशक्त बनाने के लिए यह योजना को लाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ई देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 1 से अधिक हो रहा है। यानी ग्रामीण में स्थानीय निकायों को माध्यम से रोजगार को ये भी ध्यान में रखा गया था ताकि उस क्षेत्र में लगे लोगों को रोजगार भी मिल जाए। अत्यधिक गरीब सतत आय के सृजन करने वाली परिसंपत्ति को भी प्रदान करना, क्योंकि इसमें क्या हो गया था कि 60,000 से 1 लाख की राशि भी उपलब्ध कराने की प्रावधान था रखा गया था। उसके बाद फिर कुछ और भी अन्य बारे में जान लेते। क्या कोई और भी बिहार सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं हैं जो पूछे जा सकते, जैसे एक है क्या है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उसे 10 लाख रुपये व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया जाएगा। 5 लाख अनुदान के रूप में दे दिया जाएगा, बाकी 5 लाख को आपको बिना ब्याज के 84 किस्तों में देना है। तो यह भी ध्यान में रखना, योजना अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग और भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि और भी कोई योजना। हाँ, एक योजना और था, जैसे आप नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बिहार वाला क्वेश्चन कुछ है जो मतलब जैसे हमने पहले भी इसका सॉल्यूशन किया था, कुछ जैसे एक प्रश्न और था, कौन सा था, ये सतत निश्चय योजना। तो सतत निश्चय योजना की चर्चा इसमें हुई है,
नहीं हुई है। तो भी हाँ, ये सतत जीविकोपार्जन है ना, ये एक सतत निश्चय योजना भी शुरू किया गया था, वो भी जान लेते हैं हम लोग। देखिए सतत निश्चय योजना में क्या था, 7 निश्चय योजना, सतत नहीं 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना के तहत में जिसमें हम लोग क्या था, महिलाओं को रोजगार का, साफ पीने का पानी हो, यानी कि कहने का मतलब 7 निश्चय जो है 15 में लॉन्च किया गया था। इसका पार्ट 2 2021 में भी लाया गया, और पार्ट 2 जो 2021 में लाया गया, इसके लिए 46,000 यानी कि 4,671, 46 नहीं 4,671 करोड़ का राशि भी आवंटित कर दिया गया। इसमें मुख्यतः जो लक्ष्य था क्या था, युवाओं को मतलब आर्थिक हल के लिए युवाओं को बल, दूसरा आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार दे, हर घर बिजली लगातार हो, मतलब हर घर ये बिजली की बात है, हर घर नल जल योजना की बात हुई थी, घर तक पक्की गली की बात हुई थी। मतलब इसमें ध्यान में रखा गया था कि हर घर बिजली हो, हर घर नल जल हो, हर घर पक्की नली हो, शौचालय हो, अवसर बढ़े, आय बढ़े, इस तरह से 7 निश्चय योजना को लाया गया था। इसका पार्ट 2 2021 में, जिसके लिए हमने ये भी जाना कि 4,671 करोड़ भी आवंटित किया जा चुका है। उसके बाद देखिए बिहार सरकार के 7 निश्चय योजनाओं में से सम्मिलित नहीं, देखिए आ गया ना, कौन सम्मिलित नहीं है, तो महिला रोजगार, बिल्कुल महिला रोजगार की बात हुई है, साफ पीने का पानी का भी बात हुआ है, सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति की, बाल कल्याण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, मतलब शामिल नहीं है ना, बाल कल्याण, इसमें बाल कल्याण को शामिल नहीं किया गया। ये सभी तो शामिल है ही है 7 योजना के तहत। नल जल योजना भी है, हर एक घर तक पक्की नली भी है, शौचालय का निर्माण भी है, ये भी है, आर्थिक हल के लिए युवाओं को बल देने की भी बात हुई है। तो ये सभी हैं 7 निश्चय योजना, तो आप ध्यान में रखेंगे। और एक और है, देखिए शिक्षा डिजिटल बिहार कार्यक्रम भी बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, वही 2021-22 के बजट में, क्योंकि इसके लिए भी बजट पास हो चुका है। इसमें कंप्यूटर से मतलब जो कक्षा 4 है और उससे ऊपर के छात्रों के लिए क्या किया गया, कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त होगा। उसके लिए 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त किया, उसके लिए राशि भी आवंटित की जा चुकी थी। ध्यान में रखिएगा, डिजिटल बिहार कार्यक्रम, जिसमें 4 और ऊपर की कक्षाओं को क्या किया जाएगा, 2025 तक है ना, 2025 था या 35 था, उसमें 50% युवाओं को क्या करना था, शिक्षित करना था। तो ये था बिहार से रिलेटेड कुछ प्रश्न था। कुछ और भी प्रश्न है, जैसे हम लोग एक बार उस पर भी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि कुछ प्रश्न इसमें छोड़ा गया है, जो जैसे हो गया बिहार इकोनॉमी की। जैसे बात की जाए, एक प्रश्न था, क्या था कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत पर देश की तुलना में कम है, वह 2018 में यह कितना था, तो वह राष्ट्रीय औसत का 33% था। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं कि अगर बात हुई है बिहार का शुद्ध घरेलू उत्पाद का, तो हम लोग जानते हैं कि बिहार का जीएसडीपी का मतलब बिहार का जो जीडीपी है वो कितना है, तो वर्तमान मूल्य पर 618,000 करोड़ है और स्थिर मूल्य पर 419 करोड़ है। ये जीडीपी हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद एनएसडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो तो ग्रॉस था ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट मैंने शुद्ध हो गया, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये हो गया 566,000 करोड़, 566.47, तो याद रखिए 566,000 करोड़। ये स्थिर मूल्य पर, ये वर्तमान मूल्य पर हो गया, क्योंकि वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर 779 करोड़, तो ये 779। अब आपके माइंड में उठा हो कि स्थिर जो बता रहे हैं आप और वर्तमान जो बता रहे हैं, तो वर्तमान में ज़्यादा है, क्योंकि वर्तमान में ज़्यादा इसलिए है ना, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति को जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, महंगाई दर जुड़ा रहता है। स्थिर में क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति को घटा दिया जाता है, इसलिए वो कम हमेशा डाटा रहेगा स्थिर मूल्य पर। जैसे हम लोग देखे थे ना, जब हम लोग एनएनपी निकालने के लिए सीखे थे इकोनॉमिक्स में, तो हम लोगों ने जाना था ना कि एनएनपी कैसे निकाला जाता। वो जो एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए 2 बातों को ध्यान में रखना होता है। एक होता है स्थिर मूल्य पर निकाला जाता है, एक वर्तमान मूल्य पर निकाला जाता है। तो क्या होता है, वर्तमान मूल्य पर जो विकसित देश है मुख्यतः वहाँ इस चीज़ को अपनाया जाता है ना, क्योंकि उसमें मुद्रास्फीति को इंक्लूड किया जाता है, उससे पता चलता है। और स्थिर मूल्य पर इसलिए पर रखा जाता है क्योंकि इससे पता चलता है कि गरीबों की आमदनी पर, गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ा उस महंगाई के बढ़ने से। तो ये था जो हम लोगों ने चर्चा किया, तो इसलिए ये थोड़ा डाटा अंतर होता है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना है, वह 50,555 रुपया है प्रति व्यक्ति जीडीपी, है ना, मतलब इतना वर्तमान मूल्य पर, और ये स्थिर मूल्य पर 34,314 रुपया है। और प्रति व्यक्ति एनएसडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर वर्तमान जो है मूल्य पर प्रति व्यक्ति है क्या, एनएसडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वह 46,292 रुपया है, ये वर्तमान कीमत पर है, और स्थिर कीमत पर कम ही रहेगा, इससे 31,017 रुपया है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। एक प्रश्न और उस समय पूछा गया था, देखिए हाँ, क्या पूछा गया था, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, यानी कि CFMS ये शुरू किया गया था। तो वो शुरू इसलिए किया गया था ना, मुख्य रूप से जो उसमें बातों को ध्यान में रखा गया था कि समस्त वित्तीय कार्यकलाप को ऑनलाइन और कागज रहित बनाना था। साथ में जो भी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगी वह भी इसी तौर पर करेगी, वही जो केंद्र सरकार अपनाया था
CFMS पोर्टल वो बिहार सरकार भी वही 1 अप्रैल 2019 को अपनाती है। उद्देश्य यही होता है कि राज्य में समस्त जो वित्तीय कार्यकलाप हैं उनको ऑनलाइन करना और कागज रहित बनाना, साथ में स्थानीय निकायों सहित राज्य के वित्त का भी प्रबंधन करना। आप देखते होंगे कोई भी चीज़ अगर आप ऑनलाइन बनाते होंगे तो जो सिग्नेचर डिजिटली सिग्नेचर होता है, जिसमें आप देखेंगे ग्रीनविच रेखा से जो 5 घंटा 5.5 घंटा ज़्यादा रहता है वो उसमें सब इंक्लूड रहता हुआ, तो टाइम के अनुसार होता है 20। तो ये था कुछ बिहार से रिलेटेड। हाँ, एक प्रश्न और था। एक प्रश्न था कि बिहार में जो कृषि कर्मण पुरस्कार है 2 जनवरी 2020 को जो प्रदान किया किस क्षेत्र में। तो आपको बता दें बिहार में जो कृषि कर्मण पुरस्कार है वो 5वीं बार मिला बिहार को। सबसे पहला बार 2011-12 में मिला था। किसके लिए? वो चावल के उत्पादन के लिए। फिर 11-12 मिला, फिर 12-13 में आपको गेहूं के लिए मिला, फिर 15-16 में मक्का के लिए मिला, फिर 16-17 में मक्का के लिए मिला, और फिर अभी जो लेटेस्ट मिला है 17-18 के लिए 2020 में वो गेहूँ के उत्पादन और मोटे अनाजों को दोनों को जो उत्पादन हुआ प्रथम स्थान हो उसके लिए। और साथ में 2 और व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है, इसमें नहीं मतलब अलग से, वो इसी जब ये दिया जा रहा था तो जिसमें था फसलों के लिए ये 2-2 करोड़ रुपये सर्वश्रेष्ठ जो है उत्पादकता के लिए, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और उत्पादकता के लिए 4 किसानों को पुरस्कृत किया गया और उनके खाते में 2-2 लाख रुपये भेजा गया। तो ये था कुछ प्रश्न जो 67 बीपीएससी में पूछे गए तथा उन भी बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया जो आ सकते हैं एग्जाम में प्रश्न। तो ये ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।